हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का जो पार्ट है आपका पार्ट 13 स्वामी की दादी, इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और अगर वीडियो कम लेंथ की रहती है तो प्रश्नोत्तर भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, अदरवाइज उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ओके, तो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो इसके शब्दार्थ करेंगे, जिससे कि जब वो शब्द आपके इस्तेमाल हो चैप्टर में तो आपको उनका अर्थ पता हो। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद वर्कशीट करेंगे एंड देन देयर विल बी अ क्विज। फिर एक क्विज करेंगे टू टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो इस क्लास की आती है तो मिस ना हो आपसे। सबसे पहला शब्द है शानदार। शानदार मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा, लाजवाब, जिसका जवाब ना हो। खूंखार, खूंखार मतलब डरावना या फिर खतरनाक, जैसे आप कहते हैं खूंखार जानवर, आपके लोमड़ी, शेर, चीता, भालू, ये कुछ खूंखार जानवर है। दफ्तर, ऑफिस को कहते हैं जहाँ पर काम करते हैं लोग। अधीर, अधीर हो जाना, बेचैन हो जाना। गड़बड़, ये तो आसानी प्रश्न है, सब कुछ गलत करना, उल्टा पुल्टा कर देना। परीक्षक बोलते हैं जो परीक्षा के कॉपी जांचते हैं, आपकी एग्जाम की कॉपीज जो चेक करते हैं उन्हें परीक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट इज चकित कर देना। चकित मतलब होता है हैरान। मुकाबला, तुलना, कंपैरिजन करना दो चीजों में। बेवकूफ, मूर्ख, ये तो आसान है। ऊल जलूल, बेकार की चीजें, ऊल जलूल बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, बेकार की बातें करना। ओके, सो ऑन दैट नोट चलिए पाठ शुरू करते हैं। स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक, जहाँ पर कि आने जाने वाले आपके गेस्ट आते हैं, गेस्ट रूम जो होता है आपका, भोजन कक्ष जहाँ पर आप खाना खाते हैं। तो बैठक और भोजन कक्ष के बीच में एक कम हवादार अंधेरी सी गली थी, उसमें एक बंद कोठरी थी। ओके, वहाँ पर स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन की रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ये देखिए, ये उनका सारा सामान था, जिसमें कि एक 5 दरियां थी, दरियां जो बिछाने वाली होती है, 3 चादर थी ओढ़ने के लिए, 5 तकिया थे, पिलो, इन 3 का एक भारी भरकम बिस्तर। मतलब इनसे बना के आप 5 दरियों को बिछा दीजिए, उसके ऊपर तकिया लगा दीजिए, इस तरीके से एक बिस्तर तैयार हो जाएगा धरती के ऊपर ही। उसके बाद पटसन के रेशे से बना हुआ, जिससे आपकी रस्सियां बनती है, एक वर्गाकार ऐसा बॉक्स था और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा था, ये वाला, और जिसमें कि तांबे के कुछ सिक्के थे, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। बस इतना ही सामान था उनका। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग और इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। स्वामीनाथन अपनी दादी के पास था, उनकी गोद में सर रखे हुए था और वहाँ पर लौंग इलायची की खुशबू आ रही थी। आपने देखा होगा, बहुत अलग से खुशबू आती है जब आप भोजन में भी इन चीज़ों को डालते हैं। तो ऐसे वातावरण में वो अपने आप को, वो बहुत खुश था और बहुत सिक्योर फील कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। यानी कि बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स की बातें बता रहा है अपनी दादी को कि राजम जो है बहुत ऊंची चीज है, बहुत पहुंची हुई चीज है, और दोनों की कैसे राजम और मणि की पहले दुश्मनी हुई और फिर दोस्ती हुई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। तो वो बता रहा है कि जो राजम है, उसके फादर जो है वो एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी है, बहुत बड़े अफसर है। तो दादी बहुत इम्प्रेस हो गई कि अच्छा, इतना जो बच्चा है उनके जो फादर है वो इतने बड़े ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। तो वो पूछती है, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा जहाँ पर वो काम करते हैं, वो तो बहुत बड़ा ऑफिस होगा। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो अब दादी जो है उनको कहानी सुना रही है स्वामीनाथन को, जब स्वामीनाथन छोटा था और उनके जो दादाजी थे वो सब मजिस्ट्रेट थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट। रोबदार जो मतलब अथॉरिटेटिव होते हैं लोग, जिनका रोब चलता है, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले
कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। तो मजिस्ट्रेट होता है, जैसा आपने देखा होगा कोर्ट या कचहरी में, जो कि फैसला सुनाते हैं। तो वो जो थे वहाँ के, उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में बड़े से बड़े पुलिस वाले उनसे डरते थे, और जो खूंखार से खूंखार डाकू थे वो भी इतना डरते थे कि भाग जाते थे वहाँ से। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई। तो स्वामीनाथन सोच रहा था कि कब दादी की कहानी खत्म हो, जो वो दादा की सुना रही थी, लेकिन दादी बोलते हुए बंद ही नहीं हुई और वो इधर उधर की कहानी सुनाने लगे कि जो घटनाएं उस समय पर घटी थी उनके बारे में स्वामीनाथन को बता रही थी। ओके, ये देखिए यहाँ पर दोनों बातें कर रहे हैं। बस काफ़ी है दादी, बड़े रूखे स्वर में कहा उसने। रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो राजन बोर हो गया और फिर उसने बड़े ही रूखे स्वर में, बड़े ही कठोर स्वर में कहा, बस काफ़ी हो गया दादी, अब और मत बताओ। मैं राजन के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ पता है कि उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा कि उसको तो सारे आउट ऑफ मार्क्स मिलते होंगे। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो दादी कहती है, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। दादी फिर दादाजी की बात बताने लग गई कि तुम्हारे दादाजी जो थे वो ऐसे आंसर्स लिखते थे कई बार कि जो चेक करने वाला है वो भी हैरान हो जाते थे। तुम्हें भी ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। कहने का मतलब है कोई अगर 10 मिनट ले रहा है तो 1/10 यानी कि वो 1 मिनट में ख़त्म कर देते थे। ओके, कोई अगर 20 मिनट क्वेश्चन करने में ले रहा है तो 20 का 1/10 यानी कि वो 2 मिनट में ख़त्म कर देते थे उस क्वेश्चन को। 10वां हिस्सा 1/10 पार्ट, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा ये मैथ्स में। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक देते थे। ओके, तो दादी कहती है कि और ऐसा नहीं कि 2 मिनट में जल्दी से लिख के ख़त्म कर दिया, जवाब भी इतने शानदार, इतने अच्छे हुआ करते थे कि टीचर्स कई बार तो उन्हें 200 नंबर भी दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। ओके, तो जब वो MA में थे तो उन्हें एक मेडल मिला था जिसको कि वो दादी बहुत सालों तक अपने गले में पहनती रही थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, जब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। तो दादी जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि कब उन्होंने मेडल को उतारा, सही से उनको याद नहीं है। कभी वो कहती है कि शायद बुआ पैदा हुई तब उतारा था, फिर वो कहती है नहीं तुम्हारे पापा पैदा हुए, नहीं जब बच्चा 10 दिन का था, नहीं शायद बुआ ही पैदा हुई थी। तो कंफ्यूज हो रही है कि कब उन्होंने मेडल को उतारा, याद नहीं है उन्हें। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ हैं कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और तो दादी कहती है कि मैंने वो आप तुम्हारी बुआ को दे दिया था एज गिफ्ट, लेकिन उसने क्या किया, उसको गलवा कर, आप जानते हो सोने का होगा मेडल, ज़रूर गोल्ड मेडल मिला होगा, तो उन्होंने उसको सुनार को दिया और उसने उसको गलाकर, नई कोई चीज़ आप बना लेते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उन्होंने इस मेडल को गलाकर चूड़ियाँ बनवा ली, और वो भी बहुत ही मामूली सी, यानी कि बहुत ही आम चूड़ियाँ, ऐसी नहीं कोई बहुत अच्छी बनवाई। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे परिवार में तुम्हारी बुआ सबसे मूर्ख है। मेडल की अपनी कीमत होती है, कोई बच्चा इतना होशियार होगा उसे मिला होगा, और आपने उसके खाली एक ऑर्नामेंट, एक जो है आभूषण बना लिया, उसको चूड़ियाँ बनवा ली। तो राजन कहता है अब बस भी करो दादी, तुम्हारी बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाते रहते हो, क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनना चाहती? ओके, तो जो राजन, जो बच्चा है ये स्वामी, इसको दादी की बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये कहता है बस अब रहने दो, मैं तुम्हें राजन की बात बताऊंगा, तुम तो अपनी ही कहानियाँ सुनाने लग गई। तो दादी कहती है हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो दादी कहती है सच? बड़ा बहादुर लड़का है। राजन की बात बता रहा है।
तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। तो राजन कहता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ होगा ना कि छोटा सा लड़के ने शेर को मार दिया। स्वामीनाथन बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। अब स्वामीनाथन कहानी सुना रहा है। राजन के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजन उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजन का पीछा किया। तो 2 शेर थे, एक बार दोनों शेर उस पर झपटे, एक ने तो हमला करके पिताजी को गिरा दिया और दूसरा राजन के पीछे पड़ गया। राजन एक झाड़ी में के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी तुम सो गई क्या? तुम सो गई? उसने कहानी खत्म करके पूछा। तो दादी कहती है नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अब आप देख रही हैं दादी जब अपनी स्टोरी बता रही है तो राजन इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कह रहा है तुम्हारी बेकार की कहानियां हैं, लेकिन अपनी कहानियों को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि राजन ने उसको गोली मार दी, शेर आ रहा है पीछे से, वो छुप गया, लेकिन दादी फिर भी इंटरेस्ट से सुन रही है। अच्छा बताओ, अब वो चेक कर रहा है कि क्या दादी सुन रही थी। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो दादी कहती है 2 शेर राजन पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया, जबकि ऐसा नहीं था। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया क्योंकि एक शेर उसके पिताजी पर झपटा था और एक राजन के पीछे पड़ा था। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। तो उसको बच्चे को लग रहा है कि मेरी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और दादी को इनको सुननी चाहिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम अपनी कल्पना में, मतलब अपने मन में, ख्यालों में ही, एक तो तुम नींद में हो, ऊपर से ख्यालों में कुछ कुछ सोचे जा रही हो, उल जलूल बेकार की बातें सोच रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। बच्चा राजन की इतनी तारीफें कर रहा है तो दादी कहता है तुम पसंद नहीं करती इसलिए तुम राजन की बातें नहीं सुन रही हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। तो उसने फ्रेंड की तारीफ कर दी कि नहीं नहीं वो तो बहुत प्यारा है, तो स्वामीनाथन खुश हो जाता है, जबकि दादी ने कभी देखा भी नहीं राजन को, फिर भी बच्चे को खुश करने के लिए वो कह रही है। दूसरे ही क्षण उनके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। उसके मन में, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि शायद आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा शेर की कहानी पे, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा कि तुम जो कहते हो मुझे हर बात पे विश्वास है, तुम सच ही कहते हो। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ आपने ये कहा कि आप विश्वास करती हो, जो भी अगर झूठ कहेगा राजन की कहानी को तो वो उसको भी गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो देखिए क्या हो रहा है, दादी ने कहा कि हाँ सही है, इस बात का समर्थन किया और फिर दादी उसको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी। आप हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी, सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हमेशा ही सच बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने वचन का पालन किया, जिससे उन्होंने अपने सिंहासन, जहाँ के वो राजा थे, उसको भी खो दिया, पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, लेकिन अपने क्योंकि सच बोलने की आदत थी उसकी वजह से आखिर में उन्हें सब कुछ मिल गया। तो दादी उसको सुना रही थी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन उनकी कहानी आधी ही थी, इतने में स्वामीनाथन सो गया और दादी भी फिर धीरे धीरे बोलने लगी और फिर वो भी सो गई। तो देखा आपने कि क्या हो रहा है कहानी में, दादी की कहानी स्वामीनाथन को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, वो खुद सो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दादी थोड़ा सा भी उसकी कहानी में इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है तो वो बीच में दादी को डांट भी रहा है, उनसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है और फिर ये भी कह रहा है आपकी कहानी बेकार है, लेकिन दादी चुपचाप सुन रही है फिर भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कहानी से अगर शिक्षा क्या मिलती है उसकी हम बात करें तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी दादी है, दादाजी हैं, एक्चुअली वो बहुत अकेले रहते हैं घरों में। आपने देखा होगा क्योंकि घर में सभी लोगों को काम होता है, वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे हैं तो आपको ज़रूर उनके पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, अपनी बातें उनको बतानी चाहिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा टाइम अगर आप उनको दे सके, दैट्स ऑल दे वांटेड, सिर्फ वही चीज़ है जो उनको चाहिए, थोड़ा सा समय आप लोगों का। तो और उनसे अच्छे से बात करिए, ओके, उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखिए, उनकी देखभाल करिए और उनसे कहानियाँ सुनिए। वो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत अच्छी कहानियाँ आपको सुनाएंगे, जिससे आप बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। ओके, सो ये हमारी कहानी थी।
और इसके जो राइटर है वो है R.K. नारायण जी। और ये इंग्लिश में लिखी गई थी स्टोरी, इसकी हिंदी में कन्वर्जन जो किया है वो अनुवाद जो ट्रांसलेट किया है हिंदी में वो किया है मस्तराम कपूर ने। ओके, सो दैट वाज आवर स्टोरी। थैंक यू सो मच बच्चों। आई थिंक 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगी। ओके, थैंक्स अगेन। अपने जैसा कि कहा गया है पाठ में बताया गया, बुजुर्ग जो है आपके घर के, उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखिए और उनकी देखभाल करिए। ओके, थैंक यू।